जैन से दिल्ली की माइनॉरिटी कम्युनिटी, खास तौर से मुसलमान, वो सख्त नाराज हैं। क्यों? एक तो कोरोना टाइम में मरकज का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने उठाया और जिस तरह से तीनों नेताओं ने, केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के मुसलमानों को और मरकज जमात के मुसलमानों को, खास तौर से जो जमात में लोग जाते हैं, उन्हें कोरोना के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, वो नाराजगी अभी भी मुसलमानों की खत्म नहीं हुई है। सोने पे सुहागा एक काम और उन्होंने कर दिया है कि उनका एक एमएलए है जो मेहरौली से उम्मीदवार है, यादव करके, नरेश यादव, उनके ऊपर ये इल्जाम है और उन्हें 2 साल की सजा भी हो चुकी है, 11,000 रुपए जुर्माना भी हो चुका है कि उन्होंने कुरान मजीद की बेहुरमती की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, माइनॉरिटी के लोग केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इसके लिए किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं है। नरेश यादव की जो आपने बात करी है, अभी कल संजय सिंह का एक वीडियो आया था, जारी किया था वीडियो पुरानी दिल्ली से। उन्होंने, संजय सिंह ने ये कहा, संजय सिंह से सवाल किया गया था कि नरेश यादव को टिकट क्यों दिया जब उन्होंने ऐसा करा, तो संजय सिंह ने ही कहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अगर नरेश यादव ने ऐसा किया है तो सबसे पहले जूता मैं मारता उसके, उसने ऐसा नहीं किया। संजय सिंह साफ साफ इस बात। देखिए, संजय सिंह जो है अदालत नहीं है। संजय सिंह एक आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो वो देश की जनता को और दिल्ली की जनता को, खासतौर से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो उन्हें बड़ा अच्छा नेता मानता हूं, संजय सिंह को, लेकिन इस तरह का बयान अगर वो दे रहे हैं, ये बयान उनका गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्योंकि जूता मारने की बात नहीं, जूता मारे अगर जब कोर्ट, हाँ नहीं, जब कोर्ट ने जो है उन पे पनिशमेंट दे दिया तो उन्हें, उनका ये हक बनता है कि जूता माने अपनी बात को इम्प्लीमेंट करें। और अगर संजय सिंह जो है इस बात पर तो उन्हें जूता नहीं मारते हैं तो मैं समझता हूँ राजनीति से संजय सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बावजूद वो जो है अपने विधायक को दोषी नहीं मान रहे, तो फिर जो है किस चीज के आधार पे वो अपने विधायक को जो है दोषी मानेंगे? नैरेटिव सेट किया गया है बीजेपी और कांग्रेस। तो भाई नैरेटिव जो है लोग सेट कर सकते हैं ना, कोर्ट तो सेट नहीं करेगा नैरेटिव। कोर्ट ने तो सजा दी है ना, ये बात तो आप भी मानते हैं। कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ। नहीं, कोई सबूत नहीं मिला, सजा कैसे हो गई? अदालत झूठी है क्या? छोड़ दिया उनको। है, छोड़ा नहीं है, जमानत पे है। 11,000 रुपए जुर्माना है, 2 साल की सजा है, आगे अपील करी है उन्होंने, उसमें वो जमानत पर बाहर है। अगर संजय सिंह इस बात को भी नहीं मानते, कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, तो मैं समझता हूं कि संजय सिंह जैसे नेता को देश के मुसलमानों से, खासतौर से दिल्ली के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो मैं उनसे उनके इस्तीफे की डिमांड करता हूं। संन्यास लेना चाहिए संजय सिंह को राजनीति से संन्यास है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मैं जूता मारता अगर वो दोषी होते। जब अदालत ने जो है उन्हें दोषी पाया है, 11,000 का जुर्माना किया है, 2 साल की सजा दी है, तो और कौन, कब जूता मारेंगे वो? अगर वो जूता नहीं मारते हैं तो उन्हें जो है इस्तीफा देना चाहिए। ये जा रहा है कि नरेश यादव उस दिन जो है, जिस दिन ये सब बात उठ रही है, भैया वीडियो मत बनाओ, जिस दिन की ये बात उठ रही है उस दिन वो पंजाब में इलेक्शन लड़ा रहे थे भगवत मान को, तो अदालत के अंदर ये पेश करते ना सबूत। मेरे पास या आपके पास थोड़ी सबूत पेश करेंगे, अदालत में पेश करना था ना हमें और आपको। हमें तो और आपको तो जो अदालत फैसला देगा हम तो उसको मानेंगे। क्या आपकी राय, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कल हमने इसका पुतला भी फूका था, केजरीवाल का और नरेश यादव का पुतला हमने बटलाव चौक पे फूका था। आपके माध्यम से खबर लोगों तक पहुंची है। देखिए, कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आम आदमी पार्टी में जो मंत्री बन के बैठे हैं मुसलमान, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, क्या उनको एहसास नहीं है इस बात का कि कुरान की बेहुरमती हो रही है और वो खामोश है? मैं कहता हूँ उसने की या नहीं की, मगर कोर्ट से कन्विक्टेड है, उसमें जुर्माना भी लगा है, सजा भी हुई है। तो अब ये कहना कि हमें नहीं पता, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो कोर्ट में सबूत देने चाहिए थे। तो आज सवाल, मैं तो कहता हूँ संजय सिंह से सवाल नहीं है, सवाल मेरा उन मुसलमान लीडरान से है जो आम आदमी पार्टी में जमे बैठे हैं अपने पदों पे। आज वो इस कुरान मजीद की बेहुरमती में नहीं बोल रहे। क्या कल इनके घर में कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जाता? किस मुंह से कुरान शरीफ खोल के बैठेंगे पढ़ने के लिए? जब ये मरेंगे तो क्या कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जाएगा?
क्यों पढ़ाया जाना चाहिए इनके मरने पे कुरान शरीफ? जब ये कुरान शरीफ की हिफाजत के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कुरान इनकी मग़फ़िरत क्यों कराएगा? आप मुसलमान हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान शरीफ मग़फ़िरत के लिए पढ़ा जाता है, किसी अच्छे काम के लिए पढ़ा जाता है, तो क्या जब ये मुसलमान जो आज खामोश हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती पे खामोश हैं, अपनी सत्ता के लालच पे, क्या ये कुरान मजीद उन्हें मग़फ़िरत करवा पाएगा? उनकी सवाल पूछना चाहिए, उन नेताओं से पूछिए वो खामोश क्यों हैं। देखिए, सियासत बहुत बात की चीज है, पहले अपना मजहब, अपना परिवार, अपना मोहल्ला, अपना कुनबा, अपना कबीला होता है, उसके बाद सियासत होती है। तो जब आप अपने मजहब के ही सगे नहीं है तो आप किसी पार्टी क्या सगे होंगे? तो पहला सवाल आम आदमी पार्टी से ये है कि जो मुसलमान तर्जुमान उनके हैं, नेता हैं, वो खामोश क्यों हैं? वो कुछ क्यों नहीं बोलते? वो सवाल क्यों नहीं करते? देखिए, मसला क्या है, आम आदमी पार्टी में मुस्लिम लीडरान जो बहुत कमजोर है। पहले मैं देखता था समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब थे, वो एक बात करते थे तो मुलायम सिंह यादव उनके घर पहुंच जाते थे। इधर अहमद पटेल साहब थे कांग्रेस में, जो मुसलमानों का पक्ष मजबूती से रखते थे और कांग्रेस मानती थी उस बात को। आम आदमी पार्टी में क्या हुआ, लीडर तो कोई पहुंचे नहीं, चमचे पहुंच गए सारे मुसलमान, जिन पे कंटेंट भी नहीं है। इंटेंट तो उनकी राजनीति की है, कंटेंट उनके पास है नहीं, चमचागिरी कर रहे हैं, केजरीवाल के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। तो या तो कोई मजबूत नेता खड़ा हो आम आदमी पार्टी से, बाकी उसका साथ दे और केजरीवाल से सवाल पूछे। मजबूत नेता नहीं समझते यहाँ के इलाके में जो नेता खड़े हैं, इन्हें मजबूत नहीं समझते? देखिए, दो तरह की राजनीति होती है, एक तो राजनीति इलेक्शन जीतने की होती है, तो ये मजबूत है आपके जज्बात भड़काने में। भाई, अमानत विधायक जो रह चुके हैं और रह रहे हैं, उन्हें टिकट मिला है तीसरी बार, तो आप इन्हें मजबूत नहीं समझते जो आवाज उठाते हैं विधानसभा में? किसकी आवाज उठाते हैं बताइए? पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, कौम की आवाज उठा रहे हैं। तो मैं दो चीजें बताना चाहूंगा आपको। दिल्ली के मुसलमानों का बड़ा मसला क्या है, शायद आप लोग नहीं जानते भी होंगे, बताना चाहूंगा। केजरीवाल साहब कहते हैं हमने एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च किया है, आप सभी बात मानते हैं, अखबारों में खबर आती है, आप सब भी ये बात मानते हैं, स्कूलों में बहुत काम हुआ है। अब मुसलमानों पे आ जाइए, हमारे स्कूल है मजहरुल इस्लाम, शफीक मेमोरियल, फतेहपुरी, एंग्लो अरबिक, ये हमारे उर्दू मीडियम स्कूल हैं, और ये स्कूल वो हैं जो हमारी अपनी जाती जमीनों बने हुए वक्फ बोर्ड की। तो क्या अमानत साहब ने कभी आवाज उठाई? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हमें इन स्कूलों में गमला भी रखवाया हो केजरीवाल ने, 1 रुपए की इमदाद दी हो? बताइए, मुझे पूछिए, बताइए ना, कौन सवाल पूछ रहा है? काम तो सर धीरे धीरे होगा, काम तो धीरे धीरे होगा। अभी कई स्कूल और कोई हॉस्पिटल जो है चमकाए हैं, तो धीरे धीरे लाइन पे आएंगे। कांग्रेस ने क्या किया था सुनिए, आजादी के बाद जब मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर बने तो इन मुसलमान स्कूलों की हालत बहुत जर्जर थी। तो मौलाना आजाद साहब के पास जब दिल्ली के मुसलमान गए इन स्कूलों को बचा लीजिए, तो उन्होंने बनाई दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी, जो कि जामिया के वाइस चांसलर के अंडर में होती है। सरकार का हस्तक्षेप रहता है ताकि जामिया का वाइस चांसलर मुस्लिम स्कूलों को फरोग दे, उन्हें आगे बढ़ाए। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी काम कर रही थी। आज जब ये वजह है कि एंग्लो अरबिक स्कूल भी अच्छा खासी कंडीशन में, मगर हमें एड क्यों नहीं मिलती? मुस्लिम टीचरों की भर्ती कब होगी, उर्दू टीचरों की? देखिए, सिख भाइयों को खुश करने के लिए केजरीवाल साहब ने 1.5 साल पहले सिख पंजाबी टीचरों की भर्ती खोली थी, परमानेंट किया था। उर्दू टीचर कब भर्ती होंगे? ये पहला मसला है मुसलमानों का। मैं आपके मसलों का जवाब दे रहा हूँ। दूसरा मसला, हमारे वक्फ बोर्ड, हमारा वक्फ बोर्ड लुट गया, बर्बाद हो गया, हमारे साहब ने आवाज उठाई? मुझे बताइए, कहाँ धरना प्रदर्शन किया, कहाँ वो जेल गए लड़के हमारे मसलों पे? मैं तो सोचता हूँ उन्हें जेल जाना चाहिए था। जेल तो गए वो, नहीं, वो अपने जाती मसलों में गए ना, जाती मसलों में गए। जी नानी साहब, शफीक मेमोरियल स्कूल जो पुरानी दिल्ली में है, वो आज से 70-80 साल पुराना है। मानते हैं कांग्रेस कितने साल राज किया, कांग्रेस ने क्यों एड नहीं दी? कांग्रेस ने उसे उठा के बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई? आज भी वो ग्राउंड फ्लोर पे ये सीमित वहाँ पे क्यों? आज पार्टियां बदल गई तो आप दूसरी पार्टियों पर रख रहे हो। जवाब तो सुन लीजिए। कांग्रेस से जो के वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, जवाब सुनेगा तो बताऊंगा। चलिए, ये जो स्कूल है ये आते हैं साहब, सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है आज के टाइम में, क्योंकि एंग्लो अरबिक स्कूल भी 1760 का बना हुआ है, शफीक मेमोरियल तक 100 साल पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद सिफारिशें लागू की, मुसलमान बच्चियों के लिए बेगम हजरत महल योजना लागू की, जिसमें मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलती थी। वो आज बंद हो गई है। अमानत भाई धरने बैठे गए जाके इस चक्कर में, मुसलमान बच्चियों की स्कॉलरशिप बंद हो गई बेगम हजरत महल योजना में। कि कोई जेल गया, किसी ने सवाल किया? आप ही कह रहे सवाल उठाते हैं। कौन सवाल उठाता है आपका? अरे आपकी लीडरशिप ढचर है, अपंग है, पुंगू लीडरशिप आपकी है। अमानतुल्लाह खान ने आवाज उठाई। इनके अलावा भी तो नेता है, जंगों में कितने उन्होंने काम किए हैं भाई खान और आम आदमी पार्टी। आप अमानत साहब की, इनके अलावा भी तो नेता है। इनके अलावा काउंसलर यहाँ से कांग्रेस के
और भी रह चुके हैं, आसिफ खान भी रह चुके हैं, आवाज किसी ने नहीं उठाई जनता की। मैं बताता हूँ, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ। एंग्लो स्कूल में जब टीचरों की भर्ती का मैटर हुआ, अखबार में ऐड आया, पहला ऑब्जेक्शन मैंने किया। मैंने उसके ऊपर बाकायदा एप्लीकेशन लगाई एजुकेशन सोसाइटी में, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ बोला मैं, जब जाके मैंने उसे रुकवाया। पहली बात। अब आ जाइए मजरूर इस्लाम स्कूल पे, उसका रास्ता बंद हो गया था, दुकानें लोगों ने आगे बढ़ा ली थी। मैंने बाकायदा पर्सनली जाके कंप्लेंट दे देकर सब कुछ कराया है, ऑन रिकॉर्ड है, मेरी फेसबुक की से देख लीजिए आप। ये सब काम मैं कर चुका हूँ। आप ये बताइए, सच्चर कमेटी के बाद मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दिया। जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमान दलितों से बदतर है। शेख सैयद मुगल पठान को छोड़कर सब बिरादरियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया। आप मुझे बताइए, किस मुसलमान नेता ने आपके यहाँ पे बैठ के ओबीसी के कार्ड बनवाए हो? मैंने बनवाए थे, इसी मस्जिद के बाहर बैठा था, आप सबने कवर किया था। ओबीसी के कार्ड मुसलमानों के हमने बनवाए थे, एज अ कांग्रेसमैन मैं बैठा था यहाँ पे लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने लगातार हर जुमे के बाद करते थे और इतवारों करते थे। आम आदमी पार्टी कहना सिर्फ 10 साल हुए, अभी तो और वेट पीछे करेंगे काम। हाँ नहीं कर रहे, देखिए, या तो अब आपका कहना 10 साल हुए, तो इसका मतलब आप भी मानने के बहुत स्लो स्टार्ट है, नहीं कर पा रहे, करना चाहिए। देखिए तनवीर साहब, क्या ऐसा है, आप पहले तो मैं बता दूं, दानिश भाई का जो है मैं काउंटर जवाब दे दूं। कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अदर्स पार्टियां हो, उसके अंदर हमारे मुसलमान नुमाइंदे तो होते हैं, लेकिन वो पार्टी लाइन के बाहर जाके किसी भी वक्त कोई भी पार्टी के अंदर कोई भी मुस्लिम लीडर मुसलमानों की बात अपनी मर्जी से कहने की हिम्मत नहीं जुटाता, क्योंकि उन्हें पार्टी लाइन पर चलना पड़ता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो आप रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या हिंदुस्तान के अंदर रीजनल पार्टी कोई भी हो, मुसलमानों के जब भी कोई इशू आते हैं, उठाते हैं। कब उठाया बताओ? हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज को आज की तारीख में कोई नहीं उठा रहा। और असदुद्दीन ओवैसी हकीकत में असदुद्दीन ओवैसी ही देश के मुसलमानों की जबान, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, अगर कोई उठा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। लेकिन यही हमारी बदनसीबी है कि हम ही लोग उन्हें कभी बीजेपी का एजेंट बताते रहे हैं, कभी हम किसी और पार्टी का एजेंट बताते हैं, और जब मुसलमानों पे जुल्म सितम इस देश के अंदर होते हो, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे वो भाजपा का दौर हो, चाहे वो आपका दौर हो, लेकिन अगर कोई आवाज उठाता है इस देश के अंदर आज की तारीख में, तो वो वाहिद नाम जो है असदुद्दीन ओवैसी का है। इसके अलावा कोई भी पार्टी लाइन से बाहर जाकर मुसलमानों की बात नहीं करता। तो मुसलमान नकारते क्यों उनको, क्यों नहीं वोट देते उनको? मुसलमान जो है, सभी मुसलमान पूरे जो है 70-75 साल से जब से देश आजाद हुआ है, सेकुलर पार्टियों के जाल में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो अपनी कयादत को नकारता है और पार्टियों के जो है जाकर उनकी जूतियां उठाता है, उनके यहाँ दरियां बिछाता है। असदुद्दीन ओवैसी का अपनी कौम से यही मुतालबा रहता है कि आप अपनी पार्टी, अपना नेता, अपना झंडा कायम करो, चाहे आप किसी और को चुन लो मेरे अलावा, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी सेकुलरिज्म के नाम पर जो है बटी हुई है इस देश के अंदर, इसलिए उन्हें जो है बार बार नकारती है। लेकिन वो बहुत ही बहादुर इंसान है, मैं समझता हूँ। इतना नकारने के बावजूद भी मुसलमानों के इशू पर हमेशा जो है बोलते हैं, और पार्लियामेंट हो चाहे सड़क हो, उनके अलावा इस वक्त देश के अंदर अगर कोई मुसलमानों का हिमायती है तो वो वाहिद नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। योगी जी भी अपने हिंदू के लिए बोलते हैं, ओवैसी जी भी मुसलमानों के लिए बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर रहा है? देखिए, योगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो संवैधानिक जो है दायित्व है उनके लिए, हर कम्युनिटी, हर जो है तबका अहम रखता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो किसी जो है संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है, वो सिर्फ एकमात्र जो है संसद के मेंबर हैं, एक एमपी हैं। लेकिन वो एक बड़े प्रदेश के जहां से 80 सीटें लोकसभा की आती हो, जहां 404 सीटें विधानसभा की हो, उस प्रदेश के मुखिया हैं। एक मुखिया को जो है
प्रदेश के किसी भी नागरिक को बराबर के जो है हकूक देने की जिम्मेदारी है, ये संविधान के अंदर है। आपकी ओवैसी वाली बात से लोग खुश होकर कमेंट्स आ रहे हैं। शुक्रिया। जो हकीकत है वो मैंने बयान की है। वोट तो मैंने भी आज तक ओवैसी साहब को नहीं दिया है, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने बताई है। हमारी ये नाकामी है कि हम एक ऐसे रहनुमा की लीडरशिप से महरूम हैं जो हमें जो है उन्हें अपनाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन हम लोग फिरकों में बटे हुए हैं, हम जो है दलों में बटे हुए हैं, हम सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश के अंदर जो है गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर वाहिद कोई नेता है मुसलमानों का तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। ये बात जो है 47 से पहले हो चुकी है। जितने जज्बात में मेरे भाई ने बोला, कायदे आजम जिन्ना भी मुसलमानों का लीडर था। कायदे आजम जिन्ना ने बोला पाकिस्तान, मगर ये जिन्ना कौन था पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। अंग्रेजों के अंडर में जब पार्लियामेंट बना, इलेक्शन हुआ अंग्रेजों का अधीन, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? भारत से भाजपा आरएसएस के बाप थे, जनक थे ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल से किसके टिकट पे चुनाव लड़े थे? मुस्लिम लीग के टिकट पे चुनाव लड़े थे। आप जानते हैं बात? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाप था भाजपा का, मुस्लिम लीग के साथ मिला, कांग्रेस का दुश्मन था वो। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो चाहे जिन्ना हो, ये सेक्युलरिज्म के दुश्मन थे। मजहब के नाम पे मुसलमानों के जज्बातों को कैच करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, एक बार सुनते रहिए, क्यों बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी? मुस्लिम लीग के टिकट के ऊपर मंत्री बने बंगाल से, क्यों बने? आज वही हो रहा है हिंदुस्तान में। देखिए, हम खुश नसीब है, हमने सेक्युलरिज्म को हमने ऑप्ट किया था। मौलाना आजाद ने, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलाना आजाद साहब, इन्होंने पाकिस्तान जाना क्यों पसंद नहीं किया? मुझे बता दीजिए। मौलाना हुसैन मदनी अपने जमाने के पाए के बुजुर्ग थे। उन्होंने क्या कहा कि ये जामा मस्जिद, ये हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए मजार, ये हमारे बड़ी बड़ी मसाजिद, ये पुकार रही है, रुक जाओ। ये है ही नहीं, बात यही है। सुनिए, हमने सेक्युलरिज्म आजमाया, हमने अपनाया सेक्युलरिज्म। हमने हिंदू मुस्लिम नहीं अपनाया, हम पाकिस्तान नहीं गए, हम हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने ये कहा है कि आज तक कांग्रेस ने या किसी ने भी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। हाँ, मैं बताता हूँ, आवाज सुनिए, आप सुनिए, आवाज सुनिए। बुर्का पहन के एनआरसी सीएम में अलका लावा बैठे जामा मस्जिद पे जाके कि मुझे कपड़ों से पहचान लो। प्रियंका गांधी मेरठ जाती है, प्रतापपुर में मैंने लटकाए उनके साथ, मेरठ में घुसते ही देता ही होगी। जब पीड़ित परिवार थे, बच्चों को गोलियां लगी थी, मैं गवाह हूँ चश्मदीद। प्रतापपुर में हमारा कैबिनेट रोक के लाठियों से हमारा कार्यकर्ताओं को। मेरे सवाल को जो है सही से समझ नहीं पाए अलीम साहब समझ नहीं पाए मेरे सवाल को। मैं ये कह रहा हूँ, मुस्लिम लीडरशिप सेकुलर पार्टियों के अंदर जो है मुसलमानों की आवाज को दबाते हैं। वो जो है सेकुलरिज्म के नाम पर जो है कांग्रेस पार्टी हो चाहे आप हो या कोई भी पार्टी हो, वो मुसलमानों को जो है पार्टी लाइन से अलग हटके बोलने की जो है इजाजत नहीं देते। और 1947 के अंदर जब बंटवारा हुआ तो जिन्ना साहब ने आजादी से पहले आजादी मांगी थी, आजादी से पहले आजादी मांगी थी। और असदुद्दीन ओवैसी इस देश के संविधान पर शपथ लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इस देश के नागरिक हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 47 में जब संविधान नहीं बना था, उससे पहले वो जो इस देश को छोड़ के चले गए थे। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को और जिन्ना साहब को ना मिलाया जाए, कांग्रेस गुमराह ना करे। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है गुमराह कर रहे हैं। बात तो सुनिए, देखिए ये जो जोश है ना मुसलमानों का, यही जोश बनवाता है, यही जोश बनवाता है साहब। सुन तो लीजिए। जोश नहीं होगा तो ये सेकुलर पार्टी है मुसलमानों को खा जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी को बाद में खाएगी, पहले ये सेकुलर पार्टी है खा जाएंगी। मुसलमान देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, मेरी बात सुनिए एक बार, सेकुलरिज्म की बात सुनिए, सेकुलरिज्म की बात देखिए। राहुल गांधी कहते हैं सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, जिसमें माइनॉरिटी भी है, दलित भी है, पिछड़े भी है। कांग्रेस अब तक आपके लिए क्या किया, अब मैं बताना चाहूंगा आपको। सच्चर कमेटी किसने बनाई? सच्चर कमेटी लागू क्यों हुई? मुसलमानों के हालात खराब थे, जस्टिस सच्चर ने सच्चर कमेटी बनाई। आपका वक्फ कमीशन किसने बनाया? आपके वक्फ बोर्ड को किसने बचाया? आपका शरीयत का लॉ कैसे चल रहा था? जब इस मुल्क में संविधान था तो यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट कैसे बना? मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट कैसे बना कि कांग्रेस ने मुसलमानों के हितों को ध्यान रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बनाया, वक्फ कमिश्नर अपॉइंट किए, वक्फ बोर्ड बनाया, माइनॉरिटी कमीशन बनाया। आपके बच्चों के लिए बेगम हजरत में योजना बनी, आपके बच्चों के लिए स्कूल मदारिस बने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया,
मैं क्या क्या बताऊं, पूरी रात गुजर जाएगी। मगर कहीं ना कहीं मेरे तनवीर जैसे भाई जैसे भोले लोग भाजपा का, देखिए भाजपा का चलाया हुआ, संघ का चलाया हुआ नैरेटिव जो है, ये आप संघ कहना का चाह रहे हैं ये भाजपा से हैं? संघ का चलाया हुआ नैरेटिव में मुसलमान से फंस जाता है। मुसलमान क्यों फंसता है? मुसलमान ये कहता है कि ये कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया। भाई कांग्रेस ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है बताना जरा। फिर कहते हैं मेरठ मलियाना फला। भाई दंगे करने वाले संसद में बैठे, जब भी तो दंगे नहीं हो रहे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसने बम फाड़े, अभिनव भारत जो आतंकवादी संगठन है, कर्नल पुरोहित, ये सब संसद में चले गए, जब भी तो दंगे नहीं हो रहे। कांग्रेसी दंगा ही नहीं थे कभी भी, भाजपा ही थे। ये जब भी दंगे करते थे, अब नहीं कर रहे क्योंकि खुद संसद में बैठे। तो बार बार ये विधवा विलाप करना, कांग्रेस ने हमें क्या दिया क्या दिया। कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया है, कभी ठंडे मन से सोचिएगा। और कांग्रेस ने आप ही को नहीं, कांग्रेस सबको दिया है। ये भाई क्या कह रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज के दौर में जो है खाली मुसलमानों ही की बात नहीं करते, वो हरिजनों की भी बात करते हैं, दलितों की भी बात करते हैं, गैर मुस्लिमों की भी बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की भी बात करते हैं। अगर किसी पिछड़े वर्ग के किसी भी हिंदू भाई को कोई दिक्कत आती है तो आप हैदराबाद के अंदर जाकर देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको हर चीज उनको मुहैया कराते हैं। आप कहीं भी जाकर देखिए, उनके पास इतनी धन दौलत है कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं। बाकी वो इस कौम के लिए, जो पिछड़ा समाज है उसके लिए, हिंदू भाइयों के लिए, सभी के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग संसद में ऐसे बैठ गए हैं कि जो भारत देश को तोड़ना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है। ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे बहुत उठाए जा रहे हैं। ओवैसी साहब पे एक सवाल, आप कहते हैं ना कांग्रेस ने क्या दिया। ओवैसी साहब के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कांग्रेस की दी हुई जमीनें हैं जो उनको लीज पे दी गई है। 2013 तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2013 तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, यूपीए गवर्नमेंट का हिस्सा थे। और उनके जो इंस्टीट्यूट जिसपे कह रहे हैं ना, इतना किया मुसलमानों के लिए, इंस्टीट्यूट बनाए, 50 पैसे गज पे लीज पे जमीन कांग्रेस ने दी थी उनके वालिद साहब को, सलाउद्दीन अय्यूबी साहब को। आप क्या ये बात सलाउद्दीन उनको साहब को, उनके वालिद साहब को, क्या ये बात आप जानते? आप भाजपा के नैरेटिव में क्यों फंसते बार बार? कांग्रेस ने क्या नहीं किया आपके लिए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज जो अचकन पहन के इंग्लैंड से पढ़ के आए, अगर कांग्रेस की सरकारें, यूपीए गवर्नमेंट ये जमीनें इनको लीज पे ना देती तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट ना बनते। 2013 तक यूपीए के साथ थे, सरकार का हिस्सा थे वो, उनके वालिद भी कांग्रेस के साथ रहे। तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस इतनी बुरी हो गई तो भैया वो जो इंस्टीट्यूट की जमीनें वापस कर दो हमें। आप भी कहते हो कांग्रेस ने क्या दिया क्या दिया, ये दिया। एक मास्टर जी खड़े हैं यहाँ पर। नहीं देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब के वालिद साहब ने लीज पे जमीनें ली होंगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ओवैसी साहब के वालिद ने जब लीज पर जमीनें कांग्रेस से ली होंगी तो उस वक्त भी वो एमपी थे, तो जाहिर सी बात है कोई कमजोर आदमी तो थे नहीं। लीज पे जमीन लेने के बाद वो कमजोर हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी, उसके बाद उनके साहबजादे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अंदर गैर मुस्लिम कारपोरेटर इस देश के अंदर जीते हुए हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई जगह उनके कारपोरेटर जो है नॉन मुस्लिम जीते हुए हैं। हम किसी भी पार्टी को खामा जो है एक तमगा न लगा दें कि वो एक खाली मुसलमानों की पार्टी है। हो सकता है हर इंसान के अपने इख्तलाफात उनसे हो सकते हैं। मैंने मुसलमानों की आवाज उठाने के ऊपर ओवैसी साहब का नाम लिया था, वोट तो मैंने भी आज तक उन्हें नहीं दिया। लेकिन अगर कोई आवाज आज की डेट में हमारी उठा रहा है तो वोट नहीं डाले। मैं ओवैसी साहब के लिए इतना एक शेर और पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानें भी न रहेंगी दास्तानों में। तो ये ओवैसी साहब के लिए है। ओवैसी साहब हमें समझा रहे हैं कि अपनी दास्तानों को समेट लो। अगर तुमने अपनी दास्तानों को नहीं समेटा तो हम लोगों को मिटा दिया जाएगा। जो पॉलिसी, जो देश के अंदर जो है नफरत का माहौल बढ़ाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये देश उसी तरफ जा रहा है। मुसलमानों के लिए जो है वो आवाज उठा रहे हैं, वो इसीलिए उठा रहे हैं कि मुसलमानों आज भी समझ जाओ
जो मैं कहना चाहता हूं। अगर हम सेकुलर पार्टियों के बहकावे में ना आए हुए होते तो बाबरी मस्जिद की शहादत ना हुई होती। सर यही डर दिखा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का आपने नाम लिया, उसका मुझे बहुत जरूरी याद आ गई एक चीज। दानिश साहब आप भी हैं और तनवीर साहब आप भी यहाँ पर हैं। ये सरकारी स्कूल के टीचर भी हैं। आज तक वालों ने अभी कुछ दिन पहले दिखाया था कि बाबरी मस्जिद की जगह, जो मस्जिद की जगह दी गई है, वहाँ पर 400 करोड़ रुपए चाहिए थे मुसलमानों से, 100 करोड़ भी इकट्ठा नहीं हो पाया है अभी तक उसको बनाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, ये जज्बात की राजनीति बहुत हो गई। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों को भड़का के राजनीतिक सिस्टम मत साधो अपना। ये कौम इलाके में तो इकट्ठी हो नहीं पाती। जुमे की नमाज के अलावा बताते कितने मुसलमान इकट्ठे होते हैं? मुसलमान 4 एक साथ जब चलते हैं जब 5वां कंधों पे होता है, वरना 4 एक साथ नहीं चलते। ये इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, अभी ओवैसी साहब यहाँ आ जाए, इन्हें नाराजगी हो जाएगी, मुझे अपने साथ नहीं रखा, गाड़ी से उतर के मेरे घर नहीं गए। तो ये मसले हैं। देखिए, आपको अगर मुसलमान बनना है तो पहले अपनी शरीयत को पढ़िए, रसूल अल्लाह के किरदार को पढ़िए, सहाबा इकराम को पढ़िए, अपने अंदर वो हम्मलनेस लाइए जो मेरे नबी में थी, अपने अंदर वो इंसानियत लाइए। हर मुसलमान बड़ा आदमी है यहाँ। तो मैंने जो सवाल किया था 400 करोड़ रुपए क्यों नहीं इकट्ठा कर पाए मुसलमान? हाँ, इकट्ठा हो, देखिए इकट्ठा होगा। एक बच्चा स्कूल बनाने के लिए पैसे मांगता, पैसा इकट्ठा हो जाता है। डिपेंड करता है आप पैसा किस तरह इकट्ठा कर रहे हो। अगर आप सियासी जमात बना के खड़े हो जाओगे तो पैसा इकट्ठा नहीं होगा। हाँ, इंशाल्लाह इस पे एक मुहिम चलानी चाहिए, पैसा इकट्ठा होना चाहिए। मुसलमान बहुत स्वार्थी हो चुका है। मुसलमान आज के टाइम में बहुत कमर्शियल और बहुत प्रोफेशनल हो चुका है। मार पड़ती है तो कहते कांग्रेस से बर्बाद कर दिया हमें, हम खुद बर्बाद हुए। आप जहाँ यहाँ ओखला में खड़े हैं, यहाँ आपने कभी सुबह उठ के किसी बच्चे को फौज की तैयारी करते देखा है? जाटो गांव में चले जाओ, सुबह 4 बजे बच्चे दौड़ते फौज की तैयारी करने के लिए। अब अगर क़यादत कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और ये उनके चाहने वाले हैं, तो पहले इस नस्ल को सुधारिए साहब। आपके यहाँ से IAS ऑफिसर क्यों नहीं निकलते? हमारी नस्ल इसलिए नहीं सुधरी कि 60 साल तक हम जो है मुसलमान कांग्रेस को भर वोट देते रहे। टोकरियां भर के मुसलमानों ने कांग्रेस के अलावा किसी और को वोट ही नहीं दिया। अब कांग्रेस से हम सवाल करने लगे तो जो है आप जो है कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो। जब तुम्हें वोट देते हैं हम तो मुसलमान बहुत अच्छा होता है, तुम्हारे खिलाफ में बोलने लगे तो मुसलमान बुरा हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने मनमोहन सिंह सरकार जो UPA 1 बना था उसके अंदर समर्थन दिया था UPA 1 को। जब तक जो है UPA 1 को उन्होंने समर्थन दिया तो ओवैसी साहब बहुत अच्छे थे। समर्थन देना बंद कर दिया और अपने कैंडिडेट खड़े करना शुरू कर दिए तो ओवैसी साहब आज कांग्रेस के लिए बुरे हो गए। कांग्रेस की ये दोहरी नीति है, मुसलमानों को अब हजम नहीं होंगी। हमारे लिए तो ये सारी सेकुलर पार्टियां सब एक हैं, हमें बांटती हैं और हमें काटती हैं। तो कह रहे हो बीजेपी तो दुश्मन है ही हमारी, लेकिन और भी पार्टियां दूध की धुली हुई नहीं है। तो खुद कहा अभी कि मैंने आज तक कोई वोट नहीं दिया। नहीं, वो इसलिए नहीं दिया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े ही नहीं हुए। एक बार काउंसिलर का कैंडिडेट हुआ, वो लट्टन को भी नहीं दिया। उन्हें इसलिए नहीं दिया कि लड्डन 2 दिन पहले तक तो आपके साथ जुड़े हुए थे और 2 दिन बाद जो है इस्तीफा दे के वो जो चले गए। हमने बोला आम आदमी से आप लड्डन को ना देखते, आप बैरिस्टर नूरुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देते ना। अब आगे आपका पर्सनल स्वार्थ जी लड्डन आबादी में था। मैंने तो पहले ही बता दिया, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, अपना रहनुमा कांग्रेसियों को माना, भर के वोट कांग्रेस को दिए और कांग्रेस ने ही हमारी जड़ें खोद दी। ओखला विधानसभा से किसको चाह रहे हो भाई? असदुद्दीन ओवैसी के साथ कितने ओवैसी के साथ कोई भी नहीं। कांग्रेस एक हाथ जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। सारे उठ रहे हाथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के साथ ये सारे बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ना अभी सरकार बनेगी, सत्ता में हमारे साथी होंगे 2014 में। देखिए, हमने कई बार बोला है, बैरिस्टर साहब ने भी कई बार बोला है,
अगर आपको कांग्रेस, आम आदमी, सपा, बसपा या बीआरएस कोई सी भी पार्टी अच्छी लगती है तो आओ हमारे साथ मिलकर हमारे साथ चुनाव लड़ो। आप हमें दूर करना चाहते हो, हमें राजनीति में आने नहीं देने चाहते, इसलिए पार्टी हमारी दूर होती जा रही है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वाहिद एक पार्टी ऐसी है कि जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए डट कर मुकाबला करती है और विधानसभा में भी बात करती है। यहाँ बहुत देर से संविधान की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो एज ए मुस्लिम आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ एक, तो मैं खुद एक सेकुलरिज्म में बिलीव करता हूँ। जो हमारा संविधान है उसका सबसे बड़ा जो है वो वर्ड सेकुलरिज्म है। और ये जो सब ओवैसी की बात कर रहे हैं वो खुद सेकुलर पार्टी में बिलीव करते हैं, वो तो ओपनली कहते हैं मैं सेकुलर पार्टियों के साथ हूँ। तो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, नो डाउट। और सबसे पुरानी पार्टी 1885 में बनी थी INC, उसका मेन मोटिव यही है सबको साथ लेके चलना। और कितना लंबा उनका हिस्ट्री रही है, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें हकीकत में जो किया है, जो बेस है। और अब तो लोगों ने रिबन काटे हैं बाद में आके, तो वो तो दिल्ली में भी शीला दीक्षित की सरकार रही है 20 साल, तो सारे प्रोजेक्ट का जो रिबन काटे हैं वो बाद वालों ने काटे हैं। तो सेकुलरिज्म सबसे यही निजात है हमारी, मुसलमान को सेकुलरिज्म में बिलीव करना चाहिए। अगर आप सेकुलरिज्म में बिलीव नहीं करोगे, एक जगह रहोगे तो खत्म हो जाओगे। दोस्तों ये सीधी तस्वीरें मैंने दिखाई आपको। तो आप अभी देख रहे थे यहाँ पर कि यहाँ अभी बंद करो।